हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक। आज हम लोग रेजोनेंट सर्किट के बारे में सीखने वाले हैं। रेजोनेंट सर्किट के अंदर सबसे पहले सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में सीखेंगे अपन। बेसिकली सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। उसके अंदर दो तो एनर्जी स्टोर एलिमेंट होंगे, ठीक है, और एक होगा वो होगा रेजिस्टेंस, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो वोल्टेज हो गया। ये वी होगा, ये ऐसी करंट होगा तो वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। जो ये हो गया आर और ये हो गया एल और ये हो गया सी, तो इसके अक्रॉस वो वोल्टेज है वो दिया हुआ है आर, ये लिख सकते हैं अपन, डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया एल, ये हो गया वी सी। जो इसका जो इम्पेडेंस होगा वो एक्स सी होगा और इसका होगा वो एक्स एल होगा, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंट सर्किट के लिए एक कंडीशन होती है, जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है वो सेम फेज में होता है। वोल्टेज एंड करंट सेम फेज। तो वोल्टेज एंड करंट सेम पेज में होगा तो क्या होगा, इसके बारे में बाद में बता दूंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो वोल्टेज और करंट सेम पेज में हो गए तो जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो पेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। पेज डिफरेंस जीरो हो गया तो जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कोस पाई। तो कोस पाई क्या हो गया, जीरो, तो कोस जीरो हो गया वन। जो अपना पावर फैक्टर आया वो हो गया वन। तो बोला जाता है कि यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यूनिटी पावर फैक्टर, जिसका यूनिटी पावर फैक्टर वन है, तो वो रेजोनेंस सर्किट होगा, वो रेजोनेंस पे वर्क करेगा। तो या तो ये दे सकता है क्वेश्चन में, या ये दे सकता है कि आपका जो रेजोनेंट सर्किट है उसका पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर है। देन दूसरा होगा इसका जो वोल्टेज होगा, ये कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका जो कंडीशन होगा वो होगा जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो मैग्नीट्यूड में वीसी के इज इक्वल होगा। मतलब यदि आपसे बोल दिया जाए कि अक्रॉस द इंडक्टर वोल्टेज एंड अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल हो हैं, तो आपको, और वो वोल्टेज दिया हुआ है और ये नॉट इज इक्वल टू जीरो है, और इसको मैं एक कैलकुलेट कर भी बताऊंगा कि वी एल कितना होगा और वी सी कितना होगा। तो बट वी एल वी सी का टोटल वोल्टेज जीरो होगा, वी एल वी सी का टोटल वोल्टेज तो जीरो होगा और ये वी एल वी सी का वोल्टेज बराबर होगा। तो इसके अंदर बेसिकली वी एल एंड वी सी सेम हो गया, ठीक है। तो जो यहाँ से मैं एक कंडीशन लिख सकता हूँ, मान लो मैं इसको बाद में लिखूँ, जो इन दोनों में करंट तो सेम होगा, वो करंट कितना हुआ दिया हुआ है आई, तो वी एल को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई एक्सएल, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई एक्स सी, ठीक है। देन आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो गया, ठीक है। तो एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड में ओमेगा एल लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा सी, तो ओमेगा यहाँ से कितना निकल गया अपना, एल सी, ये हो गया ओमेगा। यदि ये हो, इसकी यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड, और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 1/2 पाई एल सी, ये हो गई फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में। यहाँ से अपने ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकाल ली, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। देन इसके बारे में और चीज़ क्या पता रहना चाहिए आपको, इम्पेडेंस भी इक्वल होता है, एक्सएल का इम्पेडेंस और एक्ससी का इम्पेडेंस मैग्नीट्यूड में सेम होगा। देन
जिसका टोटल इम्पेडेंस होगा वो कितना होगा। यदि मैं टोटल इम्पेडेंस निकालूँ तो आर प्लस एक्सएल प्लस एक्ससी, ये जे आएगा, ये हो गया। ठीक है, जो एक्सएल प्लस एक्ससी है वो क्या है, टोटल रिएक्टेंस। ये क्या दिया हुआ है, टोटल रिएक्टेंस। ठीक है, तो टोटल रिएक्टेंस जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है उसका टोटल रिएक्टेंस 0 होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, और ये दिया भी जाता है। तो ये 0 हो गया तो जेड किसके इक्वल हो गया, आर के। तो ये टर्म कम हो गई अपने पास, तो ये टर्म कम हो गई तो क्या हुआ, तो जेड क्या हो जाएगा, इम्पेडेंस वो घट कर कम हो जाएगा। तो घट कर कम हो जाएगा तो उसको मैं जेड मिनिमम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो जेड मिनिमम होगा या अपना जो सर्किट का इम्पेडेंस होगा वो आर के बराबर होगा बेसिकली। तो अपना कैलकुलेशन इजी हो गया यहाँ से, क्योंकि जेड आर दिया हुआ है और जो वोल्टेज दिया हुआ है वी दिया हुआ है, तो करंट निकाल सकते हैं अपन। तो करंट यहाँ से कितना हो जाएगा, वी बाई जेड। तो वी हो जाएगा, जेड कितना दिया हुआ है, मिनिमम। तो जेड मिनिमम दिया हुआ है तो ये आई कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैं इसको आई मैक्सिमम लिख लेता हूँ। बेसिकली यहाँ से मैं आई को लिख लेता हूँ, तो आई कितना हो जाएगा अपना, आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये करंट निकाल लिया अपन ने यहाँ से। ठीक है, अब ये करंट निकाल लिया अपन ने, तो करंट निकाला तो वी एल का जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि जो करंट होगा तो सेम फ्लो कर रहा है। तो मान लो मैं यहाँ से वी एल वोल्टेज निकालूँ अक्रॉस द इंडक्टर, तो बेसिकली आई कितना हो जाएगा, आई एक्सएल। ओके, तो आई एक्सएल होगा, तो आई कितना दिया हुआ है, ये आई मैक्सिमम एंड एक्सएल। यहाँ से आप अक्रॉस द वोल्टेज, अक्रॉस द इंडक्टर वोल्टेज निकाल सकते हो। वी सी निकालना जाए अपन, तो वी सी क्या होगा, आई एक्स सी। तो आई एक्स सी कितना हो जाएगा, आई मैक्सिमम, ये भी एक्स सी हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने वी एल निकालना सिखा दिया, वी सी निकालना सिखा दिया। यदि वी आर निकालना होगा तो वी आर तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 होगा, तो वी आर तो क्या आ जाएगा, आई आर हो जाएगा। फ्लो होने वाला करंट है आई आर, तो वी लगभग वी आर होगा, वो होगा वी के इक्वल होगा, क्योंकि जो करंट है वो तो सेम फ्लो कर रही है, सेम फ्लो कर रही है। तो यहाँ का जो ये इसके एक्रॉस इसके एक्रॉस दोनों का वोल्टेज 0 है, तो इसका वोल्टेज बराबर होगा। बाकी चीज़ वोल्टेज भी निकाल लिया हम लोगों ने, और क्या पूछ सकता है, इम्पेडेंस निकाल लिया अपन ने। तो मैंने यहाँ से आपको यदि मान लो क्वेश्चन में क्या क्या दिया जा सकता है, एक तो बोला जा सकता है कि वोल्टेज एंड करंट है वो सेम फेज में दिया हुआ है, तो आपको किस में कंसिडर करना है, वो एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट होगा आरएलसी। या तो आपको यूनिटी पावर फैक्टर दिया जा सकता है, इसको मैं यूनिटी पावर फैक्टर लिख देता हूँ, यूनिटी पीएफ। एंड या बोला जा सकता है वोल्टेज इक्वल है अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। या फिर इम्पेडेंस के रिएक्टेंस के बारे में बोला जा सकता है। तो जो ओमेगा होगी वहाँ इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम लोग। देन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर में, ये जो मतलब मान लो हम लोग इम्पेडेंस है, इम्पेडेंस का ये रहा टोटल इम्पेडेंस। तो मान लो मैं इम्पेडेंस और फ्रीक्वेंसी, ये जेड है, ये इम्पेडेंस है, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करूँ तो जेड क्या है,
मिनिमम, तो जेड मिनिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जेड मिनिमम हो गया, नोट। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस पर क्या हो रहा है, ये जेड मिनिमम हो रहा है अपना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से मैंने जेड मिनिमम, और इससे ऊपर जाए, इससे इस साइड भी जाओगे आप तब भी इम्पेडेंस इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड जाओगे तब भी इम्पेडेंस इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो जो ओमेगा है वो ओमेगा नोट से कम है, और ओमेगा नोट से ज़्यादा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो ओमेगा होगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी कंडीशन बता देता हूँ। बेसिकली बताना क्या चाह रहा है कि जो एक्सेल, मान लो यहाँ से इसके एक्सेल निकालना चाहूँ मैं, तो एक्सेल क्या होगा, ओमेगा एल, ठीक है, और एक्सी क्या होगा, 1/j ओमेगा सी, ठीक है। तो जो ओमेगा पुट करेंगे तो ये ओमेगा नोट से कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और ये कम होने के पर ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स से होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एक्स एल से, ठीक है। ये एक्स सी ज़्यादा हो गया एक्स एल से, तो इस सर्किट को क्या बोल सकते हैं अपन, कैपेसिटिव सर्किट बोल सकते हैं, एक कैपेसिटेंस सर्किट बोल सकते हैं। तो यदि ओमेगा से कम हो गया तो ये क्या हो गया, कैपेसिटिव सर्किट, इसको कैपेसिटिव सर्किट भी बोला जाता है। यदि इस साइड जाऊं तो इस साइड एक्सेल क्या होगा, वही जे ओमेगा एल, मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो मैं, तो ओमेगा एल और एक्सी क्या होगा, 1/j ओमेगा सी, ठीक है। तो एक्सेल यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ ओमेगा के ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कम। तो जो एक्सेल होगा वो ज़्यादा होगा एक्सी से, तो एक्सेल एक्सी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट की तरफ बिहेवियर करेगा ये अपने, एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंडक्टिव सर्किट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मान लो ये फ्रिक्वेंसी दे दी जाए, ठीक है, या तो इस फ्रिक्वेंसी पर पूछ सकता है, या तो वो पूछ सकता है कि यदि आपको फ्रिक्वेंसी ये है तो ये सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। तो आप वहाँ से एल और सी के थ्रू ओमेगा नोट कैलकुलेट कर सकते हो, फिर वहाँ पर आप कंपैरिजन करके आप बता सकते हो कि ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा या इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देन यहाँ पर एक चीज़ और होती है, उसके बारे में जैसे कि करंट के बारे में, तो करंट के बारे में मैं कहाँ डिस्कस करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो फिर इससे करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन, तो ग्राफ ड्रॉ करने पर करंट क्या हो रहा है, करंट मैक्सिमम होगा बिकॉज ऑफ इम्पेडेंस मिनिमम। तो जो करंट होगा, मान लो ये करंट है और ये ओमेगा है, तो करंट कैसे इसकी होगी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना करंट, करंट क्या होगा, आई मैक्सिमम, ठीक है, ये आई हो गया। आई मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, ये आपको पता होगा, V = जेड मिनिमम, ठीक है, ये ओमेगा हो गया। जो आई मैक्सिमम कहाँ है होगा, ये ओमेगा नोट पे होगा, ठीक है। देन
ओमेगा नोट पे होगा ये। सो अब मैं यहाँ से बात करूँ कि यदि मैक्सिमम करंट होगा वहाँ पर पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम होगा, तो जो पावर डिसिपेशन होगा वो कितना होगा, डिसिपेशन पावर निकाल लेता हूँ। वो क्या होगा, आई मैक्स का स्क्वायर और आई मैक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तो आई मैक्स का स्क्वायर, तो ये मैं करंट भी मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, डिसिपेशन भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डिस्पेस मतलब मैक्सिमम डिस्पेस करेगा पावर को, मतलब ये डिस्पेशन पावर। और बाकी यहाँ पर ये ओमेगा नोट दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मान लो यहाँ पर ये ओमेगा 1 इधर ले लेता हूँ, जो कि ओमेगा 2। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है यहाँ पर, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर यदि ओमेगा 1 पे वर्क करेगा तो जो ये पावर डिसिपेशन होगा वो जस्ट हाफ होगा, हाफ पावर डिसिपेशन होगा। तो यहाँ पर मान लो मैं ओमेगा 1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो ओमेगा 1 पर पावर कितनी होगी, मतलब यहाँ से जो ये है या करंट कितना होगा। तो करंट बेसिकली ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, तो करंट कितना हो जाएगा, तो पावर डिसिपेशन ओमेगा 1 तो आई मैक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आई पावर है तो मैक्सिमम होगा, तो आप पावर फ्रीक्वेंसी है ना, पावर डिसिपेशन भी आप होगा, तो आप होगा तो देखना, देखते जनाब, पी डिसिपेशन है ये जस्ट ऑफ है, तो आप मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एट ओमेगा 1 एंड या ओमेगा 2। तो आई मैक्स का स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई मैक्स बाई √2 का स्क्वायर आर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 0.707 आई मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर आर। तो जो आई मैक्स होगा वो पावर डिसिपेशन ऑफ होगा, तब कितना हो जाएगा 0.77 आई मैक्स, मतलब आई मैक्सिमम करंट का 70% डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पर पावर डिसिपेशन होगा वो आप होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप पावर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जो कि ओमेगा 1 और ओमेगा नोट से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर एक रिलेशन और दिया जाता है, जो ओमेगा 1 होता है, बेसिकली जो ओमेगा 1 होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक होता है ओमेगा नोट होता है, वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो इसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है वो बैंडविड्थ ये हो जाएगी, बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी अपनी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। तो और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली जो इसके अंदर सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर होता है वो बैंडविड्थ क्या होगा, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है इसका L/R, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी R/L, ठीक है। बाकी बैंडविड्थ यहाँ से निकल जाएगी। बाकी और चीज़ में इसके अंदर एक और भाई साहब होता है जिसको क्वालिटी फैक्टर बोला जाता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को। तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।
तो क्वालिटी फैक्टर होता है क्या है, पहले ये चीज़ समझना होगा आपको। तो बेसिकली जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो शार्पनेस को, जो शार्पनेस होता है उसके बारे में बताता है हम लोगों को। तो क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका कर्व का शार्पनेस से हुआ वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ पहले। तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा तो वो होगा, क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करूँ तो मैं, क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस होता है। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो एक्सएल अपन आर से लिखा जाता है और एक्सी बाई आर से भी दिया जाता है। एक तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर के बारे में बात करें तो। और इसको आगे लिखूँ तो मैं ओमेगा एल बाई आर या वन अपन ओमेगा आर से लिखा जाता है इसे। एंड क्वालिटी फैक्टर होता है, एक फॉर्मूला और है जिसको ओमेगा नॉट बैंडविड्थ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्वालिटी फैक्टर, तो ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ से दिया जा सकता है। ओके, जो और ये होगा डायमेंशनलेस, जो इसकी यूनिट होगी वो डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर एक और दिया जाता है, एक फॉर्मूला इसमें 2 पाई, वैसे ये ज़्यादा काम आता नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। एनर्जी स्टोर एलिमेंट नहीं, एनर्जी स्टोर इन द सर्किट डिवाइड बाय पावर डिसिपेशन। एट ए वन पीरियड। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पावर डिसिपेशन एट वन पीरियड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो बाकी चीज़ इसके अंदर जो ये जितना क्वालिटी फैक्टर जितना होगा वो शार्पनेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर बेसिकली जो ये ग्राफ दिया जाता है, मान लो आपके ये है और ये मैंने 3 ग्राफ बना दिए। तो जी इसका क्वालिटी फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा, नहीं ये इसको ओमेगा होगा। इसको मैं एम्पलीट्यूड के बारे में लिख लेता हूँ कि एम्पलीट्यूड है। देन इसका मैं यहाँ से ओमेगा 1 डिनोट कर देता हूँ। ये हो गया बैंडविड्थ 1, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ यहाँ आएगी तो बैंडविड्थ 2 लिख देता हूँ मैं इसको। और जो इसकी बैंडविड्थ आएगी ये आएगी तो बैंडविड्थ 3, ठीक है। अब यहाँ जो क्वालिटी फैक्टर दिया जाता है और ये रेजोनेंट हो गया, यहाँ पर ये ओमेगा नोट हो गया। तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो क्या होता, ओमेगा नोट डिनोट बाय बैंडविड्थ। तो जित बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा है, बैंडविड्थ जो ये फैल रहा है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है तो बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा। तो जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा है इसकी, तो जो इसका क्वालिटी फैक्टर है वो लीस्ट होगा और इसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा और इसका ज़्यादा होगा, जबकि इसका कम होगा, क्योंकि बैंडविड्थ बढ़ने पर क्वालिटी फैक्टर घटता है। तो जो इसका शार्पनेस है वो भी ज़्यादा होगी, वो भी ज़्यादा होगी।
और इसकी शार्पनेस जैसे जब बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो शार्पनेस भी कम होगा। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बता सकता हूँ आपको, जो शार्पनेस है जो शार्पनेस दिया हुआ है बेसिकली शार्पनेस इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। और जो क्वालिटी फैक्टर होता है वही समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है सेलेक्टिविटी, मतलब उसकी सेलेक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, सेलेक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी उसकी। एंड और आप बता ही सकते हो सेलेक्टिविटी के बारे में, इसकी भी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये हो गया आपके क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड बातें। नेक्स्ट आपको मैं इसमें एक कंडीशन और दिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। वो होता क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि v इज इक्वल टू, इसमें होता है v इज इक्वल टू वी क्यू, या ठीक है, या फिर v, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर, तो वी एल होता है ये, और वी सी होता है वो भी इसी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये v मैग्नीट्यूड एंड ये क्वालिटी फैक्टर है, तो क्वालिटी फैक्टर है, तो देन इसको मान लो इसको मैं सोल्व करूँ तो v कितना होगा, मान लो मैं वी एल लेता हूँ, तो वी एल वी क्या होगा, वी क्या होगा अपना, वी को मैं वी रहने देता हूँ, जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो अपना क्या होगा, ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ, तो मैं इससे न लिखकर एक्स एल बाई आर लिखता हूँ। ठीक है, एक्स एल बाई आर हो गया, जो आर होगा, अब मैं यहाँ से वोल्टेज निकालूंगा, मतलब वी एल, तो वी बाई आर हो जाएगा, ये एक्स एल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली आई हो जाएगा, और ये एक्स एल हो जाएगा। तो जो वी एल होगा वो किसके बराबर आ गया, आई एक्स एल के। तो बेसिकली ये होता है ये इसके, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने इसको प्रूफ कर दिया है कि ये इसके बराबर होता है। मैंने सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में सब कुछ डिस्कस कर दिया है, सब कुछ। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से इसके बाहर नहीं मिलेगा, इसके अंदर सब कुछ डिस्कस कर दिया मैंने, जेड इम्पेडेंस के बारे में, करंट के बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है क्या नहीं होता है, सेलेक्टिविटी, शार्पनेस वगैरह। रेजोनेंट सर्किट के बारे में बता दिया कि इसके अंदर यूनिटी पावर फैक्टर दिया जा सकता है। बाकी मैं थोड़ा बहुत इसको पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में बताऊं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है उसमें तीनों एलिमेंट किस में हो जाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, एडमिटेंस निकालने जाएंगे अपन लोग। तो एडमिटेंस में जो टोटल रिएक्टेंस होगा वो जीरो होगा, तो यहाँ पर टोटल रिएक्टेंस जीरो ना होकर जो एडमिटेंस होगा वो जीरो होगा। तो एडमिटेंस जीरो होगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो हो जाएगा ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट होगा तो जो इम्पीडेंस होगा वो पैरेलल में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा वो सर्किट बता देता हूँ फटाफट से आप लोगों को। ये हो गया पैरेलल, ठीक है, ये हो गया
करंट सोर्स जिसका ये करंट आई है, ये हो गया आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी। तो इसके अक्रॉस लूँगा तो मैं एक्स एल हो गया, ये हो गया एक्स सी। इसके अक्रॉस की वोल्टेज कितना हो गया वी सी, इसके अक्रॉस है वी एल और वी आर। तो ये करंट तो ये वोल्टेज तो सेम होगा, तो इसके अंदर जाने वाला करंट हो गया आई एल, इसके अंदर आई एक्स सी और ये हो गया आई आर। तो यहाँ पर वोल्टेज तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा। तो देन यहाँ पर जो कंडीशन होती है वही कंडीशन यहाँ पर भी सेम होती है कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं, एंड जो टोटल इम्पेडेंस होगा वो भी 0 के बराबर होगा, और आई एल होगा वो जो करंट होगा वो आई एल मैग्नीट्यूड में आई सी के बराबर होगा, और आई एल प्लस आई सी 0 होगा। कितना होगा आई एल कितना होगा उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ अभी। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वी आर कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर हो गया, तो वी आर कितना होगा, वी एल के बराबर होगा, वी सी के बराबर होगा। तो जो आई एल होगा वो आई एल कितना निकल जाएगा वी आर, तो वी आर वी एल कितना दिया हुआ है, वी एल आई एल निकालना है तो वी आर डिवाइड बाई एक्स एल, और जो यदि आई सी करंट निकालेंगे तो आई सी क्या हो जाएगा वी आर डिवाइड बाई एक्स सी। यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। बाकी जो और ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट, इसका भी इमेजिनरी पार्ट 0 होता है एडमिटेंस का। तो बाकी चीज़ें वही सेम है जो कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट में थी। बाकी इसमें और चीज़ें है वो है, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो इसका जो यदि आप सीरीज से पैरेलल में जाते हो तो मैं एक खास चीज़ बता देता हूँ आपको। यदि सीरीज टू पैरेलल में मूव कर रहे हो आप, तो जो आर होगा 1/r से रिप्लेस कर दीजिएगा, और जो एल होगा उसको सी से रिप्लेस कर दो, और सी होगा उसको एल से रिप्लेस कर दो। आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर होता है आर 1/r सीरीज में 1/r एल बाई सी, राइट। तो इसको मैं इससे इंटरचेंज करूँगा तो ये हो गया सीरीज में, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो 2 जीटा, तो एक्स एल बाई आर, तो ये हो गया आर और ये हो गया सी और ये गया एल, ये हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। इसी तरह से आप हर जिसमें जो भी सीरीज में जो भी फॉर्मूला आए थे उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी जो इक्वालिटी फैक्टर होगा वो आर बाई एक्स एल और आर बाई एक्स सी हो जाएगा। और बाकी जो रेजोनेंट सर्किट है इक्वालिटी फैक्टर के बारे में हो गया। और बाकी जो इसमें मालूम है सीरीज की जो करैक्टरिस्टिक्स इम्पेडेंस, जो करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एस स्क्वायर बैंडविड्थ है आर एल बाई, तो एल बाई आर बाई एल एस प्लस एल सी इज इक्वल टू 0 होगा। यदि मैं इसको कंपैरिजन करूँ 2 जीटा ओमेगा एन और एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 जीटा ओमेगा 1 क्या हो गया आर बाई एल, और जो ओमेगा 1 होगा वो क्या हो गया 1/LC, ठीक है। तो यहाँ से जीटा कितना हो जाएगा, इस ओमेगा 1 को यहाँ पुट करूँगा मैं, तो जीटा हो जाएगा आर बाई एल, ये उधर जाएगा तो डिवाइड बाई 1/2,
ओमेगा को 1 में डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो LC से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R, ठीक है, R/2, और L से L तो L नहीं, सो C/L, ये हो जाएगा जीटा डैम्पिंग रेशियो। यदि आपको ये हो गया सीरीज में, अब पैरेलल में निकालना है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, R को 1/R से रिप्लेस कर दो, 2R, और इसको L से रिप्लेस कर दो, ये हो गया ये। बाकी क्वालिटी फैक्टर और जो जीटा में होगा एक रिलेशन होता है, Q=2 जीटा होता है शायद, ठीक है, 1 टाइम कांस्टेंट टू जीटा ओमेगा n। क्वालिटी फैक्टर 2 जीटा होगा, तो यहाँ पर जीटा को पुट करूँगा मैं, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और तो हो सकता है ये C/L होगा यहाँ पर। डैम्पिंग रेशियो में रिलेशन 2 जीटा होता है, तो ये C हो जाएगा और ये L हो जाएगा, और जो यहाँ C है पैरेलल में C होगा, तो ये L हो जाएगा और ये C हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। बाकी आप ये मैंने सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एकदम कंप्लीट कर दिया है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते रहेगा ना, इसमें आपको सारी चीज़ें बता दिया है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा, कुछ चीज़ें मान लो बच भी गई होगी, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के लिए सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट कंप्लीट हो गया, और इससे रिलेटेड मैं कम से कम आप लोगों को 5 से 7 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, या फिर वो अच्छे लेवल के भी होंगे, एकदम गुड लेवल के होंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। सो थैंक यू, बाय।